विजयनगर, एक ऐसा शानदार साम्राज्य जिसकी चमक दमक के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कहते हैं वहां कवि सोने की स्याही से लिखते थे और हाथी भी रेशम के ताज पहनते थे। और इसी सल्तनत में रहता था एक शख्स जिसकी अक्ल के आगे बड़े बड़े राजा भी सिर झुकाते थे। नाम था तेनालीराम। आज हम उन्हीं की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शुरू तो हुई एक मामूली बैंगन की करी से, पर खत्म हुई एक ऐसे मोड़ पर जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचिए, क्या कभी किसी खाने की चीज का स्वाद जुबान पर ऐसा चढ़ा है कि उसके लिए कुछ भी कर गुजरने का मन किया हो? ये कहानी है लालच की, एक छोटे से जुर्म की और उस कमाल की चतुराई की जो तब जन्म लेती है जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक बैंगन की करी से। हाँ, एक करी जिसने तेनालीराम को चोरी करने पर, सम्राट के इंसाफ का सामना करने पर और पूरे दरबार को अपनी बुद्धि से चकरा देने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, सम्राट कृष्णदेवराय के भव्य दरबार में, जहां हम मिलेंगे उनके सबसे कीमती और जल्द ही सबसे ज्यादा विवादों में आने वाले खजाने से। इस पूरी कहानी का हीरो है शाही बैंगन। अब देखिए, ये कोई मामूली सब्जी नहीं थी। सोचिए, एक नायाब मखमली रत्न जिसका रंग जैसे कोई तूफानी बादल हो। इसे सिर्फ और सिर्फ सम्राट के निजी और कड़ी सुरक्षा वाले बाग में ही उगाया जाता था। इतना कीमती था कि खुद रानी को भी सम्राट की इजाजत के बिना एक भी बैंगन तोड़ने की मनाही थी। मतलब ये एक सब्जी से कहीं ज्यादा था, ये शाही ताकत की निशानी थी। तो हुआ यूं कि एक दिन सम्राट ने एक शानदार दावत रखी, ऐसी दावत जिसके चर्चे महीनों तक होते। लंबी लंबी मेजें चांदी के बर्तनों से लदी हुई थीं, केसर की खुशबू वाले चावल, शहद जैसी गाढ़ी दालें और न जाने क्या क्या। लेकिन एक ऐसी डिश थी जिसने परोसे जाते ही पूरे दरबार की कानापूसी को खामोशी में बदल दिया। वो थी शाही बैंगन की करी, उन्हीं खास शाही पौधों से बनी हुई। जैसे ही तेनालीराम ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें हैरानी से बंद हो गईं। वो बस धीरे से बोले, हे भगवान, ये क्या चीज है? तेनालीराम, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, जिनके पास हर बात का जवाब होता था, वो बिल्कुल निश्शब्द थे। उन्होंने दूसरी कटोरी मंगवाई, फिर तीसरी, और उस रात जब वो घर लौट रहे थे तो उनके दिमाग में बस एक ही स्वाद घूम रहा था, एक ही ख्वाहिश, उस करी की। और बस यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। वो स्वाद अब सिर्फ एक अच्छी याद नहीं था, वो एक जुनून बन चुका था। एक ऐसा जुनून जो तेनालीराम को एक ऐसी मुश्किल में डालने वाला था जहां उनकी इज्जत, आज़ादी और बहुत कुछ दांव पर लगने वाला था। जब तेनाली ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को इस जबरदस्त करी के बारे में बताया तो भई उनके मन में भी उसे चखने की इच्छा जाग गई। उनकी पत्नी ने कहा, आप अपनी पत्नी के लिए घर पर कुछ बैंगन नहीं ला सकते? शर्म की बात है तेनालीराम, बहुत शर्म की बात है। उन्होंने मिन्नतें की, ताने दिए और हर वो तरीका आजमाया, जब तक कि बड़े बड़े दरबारियों को हराने वाले तेनालीराम अपनी ही पत्नी के सामने हार नहीं मान गए। उस रात पूरा महल गहरी नींद में था। पहरेदार अपनी चौकियों पर ऊँघ रहे थे और विजयनगर की उस खामोशी में एक साया दीवारों के सहारे परछाइयों में छिपता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। और कोई नहीं, वो थे विजयनगर के सबसे अक्लमंद इंसान, तेनालीराम। वो बागीचे की दीवार तक पहुंचे और वहीं रुक गए। उनका दिल तो जैसे जंग के नगाड़े की तरह धड़क रहा था। उन्होंने बाईं तरफ देखा, फिर दाईं तरफ, कोई नहीं। उन्होंने एक बार फिर बाईं तरफ देखा, तसल्ली के लिए। आखिरकार वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और बुद्धिमान लोग हर चीज 2 बार जांचते हैं। और फिर एक बिल्ली की सी फुर्ती से वो दीवार पर चढ़ गए। उन्होंने जल्दी से कुछ चमचमाते काले बैंगन तोड़े, उन्हें अपने कपड़ों में लपेटा और किसी भूत की तरह वहां से गायब हो गए। इससे पहले कि पास खड़ा पहरेदार अपनी जमाहाई भी पूरी कर पाता, तेनाली दीवार के उस पार अपने घर पहुंच चुके थे। जुर्म हो चुका था। तेनाली को लगा कि वो बच निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सबसे बड़ा खतरा महल के पहरेदारों से नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर के अंदर मौजूद था। कहानी में एक और उलझन आने वाली थी, ये डर कि कहीं तेनाली का अपना बेटा ही इस पूरे राज से पर्दा न उठा दे। जब उनकी पत्नी ने बड़े भोलेपन से कहा कि उनके बेटे को भी ये करी चखनी चाहिए, तो तेनाली के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने सख्ती से कहा, बिल्कुल नहीं, पागल हो गई हो क्या? बच्चे राज नहीं रख पाते। उनके दिमाग में तो जेल की सलाखें घूमने लगीं। लेकिन उनकी पत्नी ने बस कंधे उचकाए और बोली,
तो फिर कुछ सोचिए, अक्लमंद तो आप ही हैं। और तेनालीराम ने सोचना शुरू किया, जैसा सिर्फ वही सोच सकते थे। उस शाम जब उनका बेटा छत पर ठंडी हवा में सो रहा था, तेनाली ने एक बड़ी बाल्टी बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरी। वो चुपचाप उसे ऊपर ले गए और बिना एक पल सोचे अपने सोते हुए बेटे पर पूरी बाल्टी उड़ेल दी। बच्चा हड़बड़ा कर कांपता हुआ उठा तो तेनाली ने बड़े आराम से कहा, बारिश हो रही है बेटा, बहुत तेज मूसलाधार बारिश, चलो जल्दी अंदर चलो। योजना का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। तेनाली ने अपनी चाल तो चल दी थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इंसाफ का पहिया कितनी तेजी से घूमेगा। अब हम लौटते हैं शाही दरबार के उस तनाव भरे माहौल में, जहां चोरी का पता चल चुका है और सम्राट का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अगली सुबह शाही बाग में हड़कंप मच गया। मुख्य माली ने देखा कि बैंगन के पौधों से कई फल गायब थे। 1 घंटे के अंदर अंदर ये खबर सम्राट तक पहुंच गई। सम्राट कृष्णदेव राय अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक ऐसा तूफान मंडरा रहा था जो पूरे राज्य को हिला सकता था। उन्होंने गरजते हुए हुक्म दिया, जिस किसी ने भी मेरे बागीचे से चोरी करने की हिम्मत की है, उसे आज सूरज ढलने से पहले मेरे सामने पेश किया जाए। शाही सलाहकार अप्पा जी, जो अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कहा, महाराज, ये किसी मामूली चोर का काम नहीं है। इतनी हिम्मत तो कोई वही कर सकता है जिसे महल की पूरी जानकारी हो, कोई ऐसा जो दावत में भी शामिल हुआ हो और शायद उस खास करी के लिए कुछ ज्यादा ही दीवाना हो। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे एक एक करके सबकी नजरें उस एक आदमी पर जाके टिक गईं जो अपनी हाजिर जवाबी और अपनी भूख दोनों के लिए मशहूर था, तेनालीराम। और तब अप्पाजी ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने कहा कि तेनाली के छोटे बेटे को दरबार में बुलाया जाए। जब सम्राट ने बच्चे से पूछा कि उसने कल रात खाने में क्या खाया था, तो बच्चे ने बड़ी खुशी से जवाब दिया, चावल महाराज, और एक बहुत ही मजेदार बैंगन की करी, बहुत अच्छी थी। अप्पाजी जीत की खुशी में चिल्लाए, देखा महाराज, एक मासूम बच्चे के मुंह से निकला सच, जाल बिछ चुका है, तेनालीराम ही चोर है। और ठीक इसी वक्त तेनालीराम ने अपना तुरुप का इक्का चलाया। उन्होंने बड़े शांत भाव से अपने बेटे से पूछा, बेटा, क्या तुमने ये करी जागते हुए खाई थी, या तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद ये एक सपना हो सकता है? लड़के ने बहुत सोचा। उसे छत पर सोना याद था, फिर अचानक वो ठंडी चौंका देने वाली बारिश भी याद थी। लेकिन सुबह तो जमीन बिल्कुल सूखी थी। उसके दोस्तों ने भी कहा कि कल रात तो कोई बारिश नहीं हुई थी। वो उलझन में पड़ गया और बोला, मुझे लगता है कि मैंने सपना देखा था अप्पा। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनाली को एक लंबी गहरी नजर से देखा। वो कोई नासमझ नहीं थे। वो जानते थे कि उनके सामने एक बहुत ही चालाकी भरी चाल चली गई है। एक ऐसी कहानी बुनी गई है जो सच और झूठ के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। लेकिन कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक छोटे बच्चे की उलझन भरी गवाही थी। इसलिए सम्राट ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ, जो सिर्फ तेनाली ही समझ सकता था, धीरे से कहा, तुम्हें सजा देने के लिए सबूत काफी नहीं है तेनाली, तुम जा सकते हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर काम का एक नतीजा होता है। तेनाली ने दरबार में तो बाजी मार ली, पर अब उन्हें अपने किए हुए काम के बोझ का सामना करना था। चलिए अब इस चालाक कहानी के अंजाम और इसकी गहरी सीख पर बात करते हैं। उस शाम तेनाली और उनकी पत्नी चुपचाप बैठे थे। जीत का कोई जश्न नहीं था, बस एक खामोशी थी। उनकी पत्नी ने धीरे से कहा, हमें फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आज तो हम बाल बाल बचे। तेनाली ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, हम एक खूबसूरत चीज चाहते थे और उसे पाने के लिए हमने एक बहुत गलत रास्ता चुना। एक करी के लिए अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी और अपने बेटे की मासूमियत को दांव पर लगाना सही नहीं है। और शायद यही इस कहानी का असली मतलब है। तेनालीराम यकीनन बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन किसी गलती को छुपाने के लिए इस्तेमाल की गई बुद्धि समझदारी नहीं, बर्बादी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चोरी की खुशियों का वजन हमेशा ईमानदारी से मिली खुशियों से कहीं ज्यादा होता है। ये सिखाती है कि अक्ल एक ताकतवर हथियार है और इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल सच को सामने लाने के लिए होना चाहिए, ना कि उसे अंधेरे में छुपाने के लिए। क्योंकि जल्दबाजी में डाली गई एक बाल्टी ठंडे पानी से बना झूठ सिर्फ उतनी ही देर टिक सकता है जब तक कि सच्चाई का सूरज न निकल आए। आखिरकार बारिश हमेशा के लिए तो नहीं होती है क्या?
अगर आपको तेनालीराम की ये मज़ेदार कहानी पसंद आई तो ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और तथ्यों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतिहास और लोक कथाओं के पन्नों से ऐसे ही और भी बहुत से किस्से लाते रहेंगे।